हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान से लिया है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधिगम संसाधन और उनके प्रकार। ठीक है। और अब हम इसमें कोड वगैरह नहीं डाल रहे हैं, इसलिए कोड नहीं डाल रहे हैं कि बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं कि जो लोग बीटीसी कर रहे हैं या यूपी के लोग हैं जो एनआईएस से नहीं कर रहे हैं, उनका वही सब्जेक्ट है, यही उनको भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें कोड अलग कुछ होता है, कंटेंट तो यही होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान जो अदर यूपी से जो लोग डीएलएड कर रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हमारे इसमें भी सब्जेक्ट तो यही है, कंटेंट भी यही है, लेकिन आपने जो कोड दिया वो नहीं है। तो सिर्फ कोड की वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए मैं कोड नहीं डाल रही हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान है, यूनिट भी मैं नहीं दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी। तो अधिगम संसाधन और उनके प्रकार मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट ये 8 है आपका, यूनिट 7 मानचित्र अध्ययन था वो हमने पढ़ लिया, इसमें यूनिट जो है हम 8 ले लेते। तो अधिगम संसाधन और उनके प्रकार है, और इसमें आज हम देखेंगे कि अधिगम संसाधन क्या कहलाता है और उनके प्रकार। उनके प्रकार बहुत सारे हैं, जो इसमें हमने सिर्फ आज 2 प्रकार लिया है, रियलिया और चित्रावली अरे डियोरामा को हमने लिया, 2 एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वेट करिएगा, उसमें भी हम 2-3 चीजों को लेंगे। इस तरह करके 8 या 9 जो आपके अधिगम के प्रकार है, अधिगम संसाधन के प्रकार जो है वो हम फिनिश कर देंगे। कल मैंने वीडियो डाला था कि यूट्यूब की तरफ से सरप्राइज एक गिफ्ट मेरे लिए आया था, और वैलेंटाइन डे पे स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए वो था, वैलेंटाइन डे पे था इसलिए, और 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे वो गिफ्ट मिलता है, वो सिल्वर अवार्ड है। और ये सिल्वर अवार्ड जो है सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे नहीं मिलता है, आपका जो चैनल है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो नहीं आनी चाहिए आपके चैनल पे एक भी, और जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है वो भी नहीं आना चाहिए। सो ये चैनल जो है ये आपका अपना चैनल है, तो इस चैनल से आप जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए। और ये जो अवार्ड मिला है ये सिर्फ आप लोगों की वजह से मिला है कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान दिया है, इस चैनल को अपना समझा है, तो इसका जो श्रेय है वो आपको जाता है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान में अधिगम स्रोत। सामाजिक विज्ञान में अधिगम स्रोत क्या है, और इसमें हम 7 पढ़ चुके हैं मानचित्र के बारे में। इसमें हम अधिगम संसाधनों के प्रकार को देखेंगे। ठीक है ना, अधिगम संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं, और बहुत जरूरी है ये आपके लिए। ठीक है, संसाधन के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, संसाधन क्या होता है, अवधारणा, आवश्यकता और महत्व। तो देखिए, संसाधन जो होता है दैनिक बोलचाल में उपयोगी वस्तु को कहा जाता है, और जिनका कुछ उपयोग और मूल्य होता है। और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में विषय वस्तु के संपादन में हम विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों, लोगों, भवनों का प्रयोग करते हैं, और ये सभी अधिगम संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहा जाता है। संसाधनों को निर्देशात्मक सामग्री या निर्देशात्मक माध्यम के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, और अधिगम संसाधनों की अकुत संपदा है जिनका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किया जा सकता है। और आप सामान्य अधिगम संसाधन जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मादर्स, वीडियो, फिल्म, रेडियो आदि से भली बात परिचित है। तो यहाँ पे सिर्फ हम संसाधन नहीं, अधिगम संसाधन की बात कर रहे हैं, और अधिगम यानी सीखना, और सीखने के लिए जो जो भी आप प्रयोग करते हैं वो संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। और ये बात कर रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन में। तो सामाजिक अध्ययन के अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। तो सामाजिक अधिगम के अधिगम संसाधन में श्यामपट्ट हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। श्यामपट्ट हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, मॉडल्स हो जाएगा, वीडियो फिल्म हो जाएगी, रेडियो आदि सभी हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे भी व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति और नियोजित या सृजित अनुभव को जो छात्र अथवा अधिगमकर्ता को क्रियाकलाप सीखने या निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, अधिगम संसाधन कहलाते हैं। तो अधिगम संसाधन क्या कहलाते हैं, तो ऐसे किसी भी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ को जो अधिगमकर्ता जो सीखने के लिए या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करता है या उनको वो सहायता करते हैं, वो अधिगम संसाधन कहलाते हैं। और जो भी कुछ जो विद्यार्थियों को सीखने की सुविधा प्रदान करता है, अधिगम संसाधन कहलाता है। ठीक है, इसका प्रयोग अध्यापक के द्वारा, शिक्षक दोनों के द्वारा हो सकता है।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चाक से लेकर कंप्यूटर तक के पदार्थों को सूचीबद्ध किया होगा और ये सभी कक्षा निर्देशन के विभिन्न चरणों तथा योजना प्रस्तुतिकरण समापन नामक चरणों में प्रयुक्त होते हैं। जनरली हम देखते हैं कि स्कूल में हम इन चीजों का यूज करते भी हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको अधिगम संसाधनों के चयन में अपनी आवश्यकता और उसकी उपलब्धता के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण चयन निर्णय लेना होगा। तो हम स्कूल में जो भी चीजें पढ़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, चाक है, चाहे वो डस्टर हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो श्याम पट्ट हो, बोर्ड श्याम पट्टे की चीज होता है, चाहे वो आप ग्लोब यूज कर रहे हैं, चार्ट यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो अधिगम संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सामाजिक अध्ययन के फोकस ग्रुप पेपर में अधिगम संसाधनों की महत्ता पर विशेष बल दिया गया एनसीएफ 2005 में। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में, अब शिक्षण प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य सामग्रियों, चित्रों, चार्ट्स और मानचित्रों, पुरातात्विक प्रतिरूपों और मूर्ति संस्कृतियों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। और जो ये क्या है, ये अधिगम संसाधन भी आपके कहलाते हैं। और यदि अधिगम संसाधनों की महत्ता के संबंध में इतना कुछ कहा गया है, आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि अधिगम संसाधनों को प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है ना, यानी कि अधिगम शिक्षण में अधिगम संसाधन को उपयोग करने की क्या आवश्यकता है। तो आपको पता है कि हम हर एक कदम में अधिगम संसाधनों का उपयोग करते हैं, हम उसके बगैर एक कदम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो महत्ता देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम संसाधनों की आवश्यकता और महत्व, जैसा कि अभी हमने कहा क्वेश्चन बना कि अब इसकी आवश्यकता और महत्व क्यों है। तो चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे देख लेते हैं। पहला ले लेते हैं हम यहाँ पे कि इस अधिगम संसाधनों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना होता है। शिक्षा को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है संसाधनों का होना। अधिगम स्रोत विद्यार्थियों को अधिगम उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अधिगम जो स्रोत होते हैं, जो सीखने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनसे सीखा जाता है, अवधारणाओं को स्पष्ट करने, व्याख्या करने, उनका मूल्यांकन करने में सहायता होते हैं। सूचना प्रसारण में स्पष्टता, परिशुद्धता, यथार्थता प्रदान करते हैं। अब कोई क्वेश्चन है और अगर उसको ओरल बोला जाए तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि बोर्ड पे लिख के बताया जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड क्या है, अधिगम उपकरण ही तो है, अधिगम संसाधन ही तो है। वे विद्यार्थियों को तीव्रता से सीखने, अधिक समय तक याद रखने और अधिक यथार्थ सूचना प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। इनमें से कुछ संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त करने की तैयारी में किया जाता है और वे दृश्य छवियों का निर्माण करते हैं जो सीखी गई अवधारणा के पुनर्वर्णन में भी सहायक होते हैं। इनमें वास्तविक यानी सीधे या लगभग वास्तविक अनुभव प्रदान करने की भी क्षमता होती है और कुछ स्रोत विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से सब उनकी गति के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है कि कुछ स्रोत जो होते हैं विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से स्वयं उनके गति के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से सिखाने वाले निर्देशात्मक कार्यक्रम, छोटे समूह जैसे मॉडल हो गए, चर्चा है तो अखबार की कटिंग से हो गई, बड़े समूह 35 mm पर्दे पर चलचित्र स्लाइड स्लो हो गए, ये सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्टर जो है ये भी संसाधन के अंतर्गत आता है, किसके, अधिगम संसाधन के अंतर्गत, जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रगत जांच कर लेते हैं, अधिगम स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया है, जहाँ जो अधिगम संसाधन है वही अधिगम स्रोत आपके कहलाएंगे। और अधिगम संसाधनों की महत्ता और आवश्यकता पर पक्ष में तर्क दीजिए। तो अभी जस्ट हम जो बिंदु पढ़ के आ रहे हैं वो उसकी महत्ता और आवश्यकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अधिगम संसाधनों के प्रकार। अब अधिगम संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए अधिगम संसाधनों के प्रकार में रियलिया और डायोरामा यानी चलचित्र, मानचित्र, ग्लोब, प्रतिरूप, ग्राफ, चार्ट, कार्टून, कालक्रम, पुस्तकें, समाचार पत्रों की कटिंग, संग्रहालय, चलचित्र, इंटरनेट है, जिसमें आज हम सिर्फ इन दोनों को लेंगे ताकि इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को एक साथ में लेंगे, ठीक है ना, और उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन सभी को एक साथ में ले लेंगे, या फिर होगा तो हम 2 वीडियो कर देंगे, ज्यादा लेंदी होगा। तो चलिए फिर आज हम देखते हैं रियलिया और डायोरामा क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स चलिए भी यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका रियलिया और चित्रावली। ये रियलिया क्या होता है? देखिए रियलिया का मतलब होता है वास्तविकता, और आप इसे कह सकते हैं कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत और हम शिक्षा में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है, वो किस जगह यूज किया जाता है उसका महत्व स्पेस के अकॉर्डिंग होता है, स्थान के अकॉर्डिंग होता है।
तो यदि हम रियालिया का मतलब यहाँ पे समझें, ठीक है ना, कि जो रियालिया है ये क्या है, तो देखिए अगर हम शिक्षा के उस पे इसका हम महत्व समझते हैं तो यहाँ पे होगा कक्षा निर्देशन में इस्तेमाल वास्तविक जीवन से वस्तुएं, यानी कक्षा में जो भी आप वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एज ए टीचर के रूप में ये है, तो जो रियालिया होता है, आप टीचर हैं, आप क्लास में हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो भी चीज़ आप वहाँ पे पढ़ाने के लिए यूज करते हैं क्लास में, वो रियालिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यानी कि वास्तविक जीवन से वास्तविकता, मैंने कहा रियालिया, जिसे हम बोलते हैं रियल की चीजें, बोलते थे ना कि रियल में क्या ऐसा है, सच में क्या ऐसा है, वास्तविक में ऐसा क्या है। तो यहाँ पे रियालिया का मतलब ही होता है कि वास्तविकता, और जो क्लास में आप पढ़ाते वक्त जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी वस्तुएं आप इस्तेमाल करते हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। बहुत ही कहना चाहिए कि विस्तृत इसका अर्थ निकलता है और पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली से रूपांतरित शब्द है ये आपका रियालिया, और रियालिया का तात्पर्य संबंध से होता है। अब देखिए संबंध है और वास्तविक जगत की उन त्रिविमी आकृतियों जैसे सिक्के, औजार और वस्त्र आदि से है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि त्रिविमी आकृतियां, आप किस में पढ़ते हैं, हम मैथ में ये पढ़ते हैं ना, त्रिविमी आकृतियां, और मैथ में सिक्कों के बारे में भी, औजार के बारे में भी, वस्त्र के बारे में, यानी कि हम जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन सभी चीजों का हम वहां पे यूज करते हैं और यूज होती हैं ये चीजें एज ए क्वेश्चन में, ठीक है, जिनका प्रकाशित सामग्री के क्रम में सरलता से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और ये तो मानव निर्मित यानी शिल्पकृत औजार, बर्तन आदि या प्रकृति प्रदत्त निर्दर्श नमूने आदि के रूप में हमारे सामने आती है। प्राय पुस्तकालय या संग्रहालय के लिए उधार लिए गए, खरीदे गए या विद्यालय को दान के रूप में जो प्राप्त होता है, शिक्षक द्वारा या कक्षा शिक्षण अथवा प्रदर्शनी में प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पुरालेख, पांडुलिपि संग्रह आदि ऐसी चीजें होती हैं। बैज हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गए, पद्म चिन्ह हो गए, आभूषण हो गए, चमड़े का सामान हो गया, सूची शिल्प आदि हो गया, उपहारों से जुड़े जो भी व्यक्तिगत प्रपत्र होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन से जो तीन आयामी वस्तुएं, त्रिआयामी, जिसे हमने त्रिविमी कहा, आप इसे तीन आयामी भी कह सकते हैं, वस्तुएं होती हैं जो आसानी से मुद्रित सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है ना, वो रियालिया के रूप में आती हैं। जैसे चित्रावली हमने कहा, चित्रावली में क्या क्या चीजें आती है, अभी हमने सब चीजें देखी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि अधिकांश सरकारी या संस्थागत अभिलेखागार कानूनी दस्तावेजों के बिना वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते हैं। वे उन्हें तब तक स्वीकार करते हैं जब तक उनका वैध मूल्यवान हो। तो मिश्रित वस्तुएं समांतर दाता के रूप में कानूनी तौर पर हस्तांतरित दस्तावेजों के साथ पुरातात्विद को उसके विवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा उस पुरातत्व को, यहाँ पे आप इतना सिर्फ समझ लीजिए कि जो रियालिया होता है कक्षा निर्देश में, कक्षा में इस्तेमाल करने वाले जीवन की वास्तविक वस्तुओं से संबंध होता है, और हमारे वास्तविक जीवन में जो तीन आयामी वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, मुद्रित सामग्री के रूप में होती है। जैसे मैंने कहा सिक्के हो गए, औजार हो गए, वस्त्र हो गए, ये क्या हुआ, मुद्रित हुई ना, इनको बनाया गया ना, ऐसे रूप में जो उपलब्ध होती हैं वो रियालिया यानी त्रिआयामी वस्तुएं कहलाती हैं, त्रिविमी भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर रियालिया की एक जो आपका रियालिया है, इसकी एक यदि अर्थ दे, एक परिभाषा अच्छी सी दे, तो कक्षा को जीवन में लाने के लिए कक्षा में उपयोग की जाने वाली किसी भी वास्तविक वस्तुओं को संदर्भित करता है रियालिया, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र भ्रमण के आयोजन के समय अगर आप जैसे कि बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सोशल साइंस में यदि आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप बच्चों को भ्रमण के लिए बाहर लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब वहाँ पे आप चट्टानों के बारे में, मिट्टी के बारे में, खनिज संसाधनों के नमूनों के संग्रह आप वहाँ पे करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे कि चलिए इसको हम यहाँ से इकट्ठा करते हैं और इसके बाद हम स्कूल में ले जाके इसके बारे में हम देखेंगे, नमूने में इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इन्हें या तो हम वहां से भी इकट्ठे कर सकते हैं, समुदाय से भी प्राप्त कर सकते हैं, संग्रहालय से भी हम उधार ले सकते हैं। तो जो रियालिया होता है इसकी सहायता से शिक्षण विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्हें सदैव कृत्रिम वस्तुओं की अपेक्षा वास्तविक वस्तुएं अधिक पसंद आती हैं। यदि आप, जैसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि यदि आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो शायद बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन यदि उनको वास्तविक जीवन से आप जोड़ दें, आप यदि चट्टानों के बारे में ब्लैक बोर्ड का यूज करके पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन यदि आप उनको बाहर ले जाएं, चट्टान के पास ही ले जाएं और वहां पे बता के पढ़ाएं तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते, क्योंकि वो रियल की चीज हो गई ना। ब्लैक बोर्ड में तो आपने ब्लैक बोर्ड में बना दिया ही चट्टान है और बता दिया, ठीक है, लेकिन वहीं पे आप रियल में चट्टान के पास
क्लास लेके जाएं और उसके बाद समझाएं, या चट्टान को क्लास में लेके आए और फिर समझाएं, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज को। तो ये होता है कि ये जो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं उनकी अपेक्षा वास्तविक वस्तुओं से जोड़ना जो बच्चे पसंद भी करते हैं। स्रोत संबंधी अध्याय का शिक्षण करते समय आप मिट्टी, चट्टानों, खनिज कृषि उत्पादों के निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी जैसे कृषि संबंधी अध्याय का शिक्षण करते समय विभिन्न फसलों के नमूनों का प्रयोग छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। आप कृषि के संबंध में एग्रीकल्चर में छात्रों को तो बता रहे हैं कि ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, धान है, किस तरह की होती है, क्या होती है, किस तरह उसकी उपज पैदावार होती है। लेकिन यदि आप वहीं पे थोड़ा सा उसका नमूना एक लाके बच्चों को बता दें या किसी खेत में ले जाके दिखा के बता दें, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको समझते हैं और कभी लाइफ में भूल भी नहीं सकते। बोलते हैं ना कि रियल की देखी हुई, आंखों की देखी हुई चीज को इंसान कभी भी नहीं भूलता है, ठीक है ना। तो ये रियलिया किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, ये अभी इसमें हम इसको पढ़ने, पहले हमने पढ़ा रियलिया किसे बोलते हैं और अब रियलिया किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, पत्थरों से निर्मित औजार हो गए, प्राचीन जो भारतीय सिक्के हैं। आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, आप हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंध के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप पत्थरों से निर्मित औजार के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ बता रहे हैं तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर इन औजारों को आप सामने ला के रख दें तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि उस टाइम किस तरह के औजार हुआ करते थे, ठीक है ना। एक मानस पटल पे एक डायग्राम बनाना अलग चीज होती है और रियल में उसको दिखाना अलग होता है। आप बता दें कि प्राचीन भारतीय सिक्के इस तरह के हुआ करते थे, ये बने होते थे, बच्चे नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप सामने जस्ट उनको ये ला के रख देंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कृषि उपकरण से संबंधित जो चीजें हैं, ये यहाँ पे क्या क्या यूज की जाती हैं। आपने बता दिया ये यूज की जाती है, बच्चों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने इसको दिखा दिया तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। खनिज संसाधनों के निर्देशन, यानी कि यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं कितनी तरह की होती हैं, फिर चट्टानों में अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, किस तरह से होता है, चट्टानें कैसे टूट के बिखरती है, सभी चीजें यदि आप सामने डायग्राम करके बताएंगे, कौन सी अवसादी का अंतरित, कौन सी चट्टानें सैल होती हैं, तो यदि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रियलिया हो सकता है और इससे पूछ भी सकता है क्वेश्चन आपका, इससे ये भी क्रिएट हो सकता है कि ये जरूरी क्यों है, ठीक है ना। कक्षा में जो रियलिया या रियाल आप कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, दोनों तरह से इसको पुकार सकते हैं आप। तो इसका यूज जो है क्यों हो सकता है, क्यों किया जाए, तो देखिए इसको मैं आपको बता देती हूँ कि कक्षा में जो वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करने का जो मुख्य लाभ होता है, बच्चों को सीखने में मददगार होता है। जो मैंने कहा ना कि वास्तविक चीजें देखने का जो वास्तविक चीजें का जो अनुभव होता है वो अलग होता है, वो लाइफ में आदमी कभी नहीं भूलता है, उसे याद रखता है, ठीक है ना, एक यादगार वो बन जाती है। और कुछ सरल उदाहरण आप दे के बता दीजिए, जैसे आप फल और सब्जियों के बारे में बता रहे हैं, शब्दावली सिखाने जा रहे हैं बच्चों को, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो नए नए शब्द सुनते हैं, लेकिन उस शब्द के साथ साथ में यदि आप उनको छूने और सूंघने का भी अवसर दें। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि टमाटर कैसे होता है, ठीक है, टमाटर ऐसे होता है, रेड कलर का होता है, गोल होता है। बच्चे के माइंड में ये चीज बैठ गई, रेड कलर का गोल होता है, लेकिन यदि वो कहीं देखेंगे भी, एप्पल को भी देख लेंगे, तो हो सकता है कि वो टमाटर ही बोल दे, क्योंकि आपने उनको तो ये बताया ना एप्पल भी तो रेड कलर का गोल होता है। लेकिन अगर आप वहां पे उनको दिखा देंगे कि ये एप्पल है और ये टमाटर है और ये इस कलर का होता है, तो फिर बच्चे जहां भी कहीं जाएंगे और देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे कि ये एप्पल है और ये टमाटर टमाटो है। तो ये होता है वास्तविक जीवन से जोड़ना, और सच में उस चीज को, ये रियलिया होता है आपका, ठीक है, रियल आप कह लीजिए। तो ये चीज होता है कि वास्तविकता से जोड़ना बच्चों को, ठीक है। वास्तविक वस्तुओं के दिलाते हैं तो उनके उत्साह के स्तर में वृद्धि होती है, वो सीखने में और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये हो गया आपका रियलिया। अब चल लेते हैं चित्रावली जो होता है पद। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं चित्रावली, डियोरामा का देख लेते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य होता है कि शैक्षिक या मनोरंजन के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक घटनाओं को पारंपरिक रूप से दर्शाने वाले जो दृश्य होते हैं, प्राकृतिक दृश्य, नगर चित्र के अंशतः त्रिविमीय पूर्ण आकार प्रतिरूप या मानक प्रतिरूप से लिया जाता है। देखिए यहाँ पे डियोरामा जो है चित्रावली है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, यहाँ को आप इतिहास से जोड़ लीजिए थोड़ा सा, और आप इतिहास में अशोक के बारे में या बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप उस चीज को सिर्फ ओरल या मौखिक रूप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मनोरंजन के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरली हम स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो आप दृश्य प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना, यानी कि एक नाटक, एक मंचन के
माध्यम से, कथा के माध्यम से आप जो दृश्य प्रस्तुत करेंगे वो आपका चित्रावली हो जाएगा कि अशोक का काल पहले ये था, फिर ऐसे हुआ, फिर कैसे सिंहासन मिला, बुद्ध बचपन में कैसे थे, बड़े होकर उन्होंने क्या किया, इस तरह से इसको चित्रावली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अब इसे आप डियोरामा या डायोरामा कुछ भी कह लीजिए, अपना कहने का तरीका होता है। यूके इंग्लिश में डियोरामा होगा, अगर हम इंडियन में बोले तो डायोरामा होगा। निर्माण इसका कैसे किया जाता है, तो देखिए जो डियोरामा का निर्माण होता है वो गत्ते, थर्माकोल, मिट्टी, रेडीमेड कृत्रिम सामग्री जैसे पौधे, झाड़ियों, शाखों आदि की सहायता से किया जाता है। एक चित्रावली यानी कोई चित्र हमें बनाना है, आप बच्चों को पेड़ के बारे में बता रहे हैं और आप कहें कि एक डायग्राम आपको बनाना है, तो वो क्या करेंगे, पेड़ के वो भी किस तरह हमें वो सजीव सा लगे, ड्राइंग नहीं करनी है, तो वो क्या करेंगे, पेड़ की हल्की हल्की टहनियाँ लेंगे और उसमें पतली सी लगाएंगे और फिर उसमें लीफ भी लेंगे ग्रीन और वो लेके आएंगे और उसमें लगाएंगे। तो ये होता है डियोरामा का निर्माण होता है। आप मान लीजिए सोलर सिस्टम बनाने के लिए बोल रहे हैं, किस तरह से बनेगा, तो वो थर्माकोल के माध्यम से बन जाएगा। कुछ पॉट बनाने के लिए आप बोलेंगे तो मिट्टी से बनेगा। तो जहाँ पे इन चीज़ों का यूज किया जाता है वहाँ पे उसको हम चित्रावली बोलते हैं, डियोरामा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भूगोल के अधिकांश पुस्तकों में डियोरामा के प्रयोग के लिए, चित्रावली के लिए प्रयोग के लिए पर्याप्त संसाधन जो होते हैं, संभावनाएं जो होती है उपलब्ध होती हैं। जैसे रेगिस्तान में जीवन, अब रेगिस्तान में अगर आपको जीवन का वर्णन करना है तो आप किस तरह से करेंगे, तो सहारा मरुस्थल में मरीचिका का वर्णन इसी के माध्यम से किया जा सकता है। उसी प्रकार ठंडे मरुस्थलों में जीवन भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र जो घाटी में धान की खेती और आसाम के चाय बागानों का भी सुंदर डियोरामा निर्मित किया जा सकता है, चित्र बनाया जा सकता है। चित्रावली, चित्र बनाना। अब यहाँ पे मान लीजिए सहारा मरुस्थल के बारे में हमने कह दिया, तो सहारा मरुस्थल में जो जीवन, रेगिस्तानों में जीवन, तो रेगिस्तान में जीवन का निर्माण किस तरह से होगा कि वहाँ पे रेगिस्तान रेत ही रेत बना दिए जाएंगे और वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जीवन हो ही नहीं सकता ना रेगिस्तान में, जहाँ पे बिल्कुल नहीं रेगिस्तान है, या जीवन जो होता है वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, कितना कष्टदायी होता है। इसी तरह से जो ठंडे मरुस्थल होते हैं वहाँ का भी जीवन प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र की घाटी में अब ब्रह्मपुत्र की घाटी, तो वहाँ धान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आसाम के लिए अगर बोल दिया चाय बागान में, तो चाय के बागान ही बागान आपको वहाँ बनाने पड़ेंगे, ट्री बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये वन्य जीवन और पौधों की प्राकृतिक वृद्धि के लिए डियोरामा तैयार किया जाता है। तो जो चित्रावली बनाई जाती है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। यहाँ पे बहुत इसको बनाने में बहुत समय लगता है, तो विभिन्न कक्षाओं के साथ साझा प्रयोग और अन्य वर्षों में भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए। अब इसका जो प्रयोग है दोनों का क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है ना, डियोरामा और रियलिया का प्रयोग जो है दोनों का क्यों किया जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है जो दोनों जो क्वेश्चन है साथ में भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि जो बालक होता है वो अवलोकन द्वारा अधिक सीखते हैं, अवलोकन यानी देख के वो ज्यादा सीखते हैं। वास्तविक जीवन से यदि उनको आप जोड़ दीजिए, वास्तविक वस्तु से जोड़ दीजिए, फिर उनको पढ़ाइए तो बहुत ज्यादा सीखते हैं। और किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन शैली की अनुभूत कराने के लिए डियोरामा का प्रयोग आवश्यक है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आदिवासियों का जीवन कैसा होता है, अब आपने सिर्फ ओरल बता दिया, शायद बच्चों के समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन आप वहीं पे किसी आदिवासी जगह पे चले जाइए, क्षेत्र में चले जाइए और बच्चों को वहां पे उसको दिखा दीजिए किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, क्या चीजें हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। इसीलिए लोगों की जीवन शैली को अनुभूत कराने के लिए वास्तविकता से जोड़ना बहुत जरूरी है। जो भी एक क्वेश्चन था, मरुस्थल में जीवन कैसा होता है, देखिए इस तरह का होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में जीवन कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये डियोरामा है और आपको चित्रकला के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यही है चित्रकला। ओके, तो आज की वीडियो में हमने दो क्वेश्चन लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि मानचित्र एवं ग्लोब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज की वीडियो हमने डियोरामा और रियलिया का पे डिस्कस किया और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप डियोरामा को चित्रावली यानी चित्र के माध्यम से किसी चीज को एक्सप्लेन करना ही चित्रावली कहलाता है। किसी के बारे में एक टॉपिक दे दिया जाए और आपसे कहा जाए तो चित्र के माध्यम से आप इसको यदि एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट होता है, वो समझ भी इस चीज को अच्छे से सकते हैं। और रियलिया यानी यह रियलिया हम समझ लिए किसे बोलते हैं। तो ये अधिगम के संसाधन के प्रकार होते हैं कि जिस शिक्षण विषय वो पढ़ाता है उसमें कौन कौन से संसाधन यूज किए जाते हैं, किस तरह से वो पढ़ा सकता है। तो इसमें आज हमने दो चीजों को लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।